નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના આ સેશનમાં હું આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. કેમ છો બધા? મજામાં હશો ને એવી આશા રાખું છું. આજનો આપણો વિષય છે હિન્દી. હિન્દીમાં આપણે આગળના પીરિયડોમાં ચેપ્ટર 2 ન્યાયમંત્રી વિષયની ચર્ચા કરી હતી. ન્યાયમંત્રી જે પાઠ છે એ પાઠના આપણે સમજૂતી મેળવી હતી. કહાની દ્વારા થોડીક માહિતી મેળવી હતી કે ન્યાય અન્યાયની વાત શું છે તેના વિશેની ચર્ચા કરી હતી. ત્યારબાદ મેં થોડા પ્રશ્નોના જવાબ પણ તમને કરાવ્યા હતા અને તમને સ્વાધ્યાયના રૂપમાં લખવા પણ આપ્યા હતા. તો આગળનું આપણું આ સેશનમાં પાર્ટ 3 ની અંદર આવે છે વ્યાકરણનો વિભાગ. વ્યાકરણ વિભાગની અંદર આપણે જોઈએ તો આગળ કે સમાનાર્થી શબ્દો છે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો છે અને આગળ જે પણ કંઈ નવો ટોપિક ચાલુ થાય છે આપણો તેના વિશેની હું થોડી સમજૂતી આપીશ અને ત્યાર પછી તમને સ્વાધ્યાય રૂપે પ્રશ્નોના જવાબ પણ લખવા માટે આપીશ. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ આપણે જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો મેં તમને અહીંયા વ્યાકરણ વિભાગની અંદર પર્યાયવાચી શબ્દો છે એ આપ્યા છે લખવા માટે અને એના અનુસંધાનમાં મેં તમને અહીંયા અ વિભાગ, બ વિભાગ અને એના જવાબ માટેની જગ્યા પણ આપેલી જ છે. सो विद्यार्थी मित्रों हम इसका जवाब ढूंढ के लिखेंगे कि जो भी शब्द दिए हैं उसके जवाब मैंने यहाँ पे ब विभाग में लिखे ही है, लेकिन वो सब उलट सुलट है. तो आपको पहचान कर सही जवाब उसकी सही जगह पे लिखना है. आगे का हमारा है दूसरा प्रश्न, वो है विरुद्धार्थी शब्द. विरुद्धार्थी शब्द में भी वही है कि सही जोड़ियां बनानी है. सब जवाब भी दिए गए हैं लेकिन वो भी उलट सुलट ही है. तो हमें सही जवाब ढूंढकर उसकी सही जगह पे लिखने हैं. आगे का प्रश्न है हमारा शब्द समूह के लिए एक शब्द. और ये भी आपको पाठ मैंने पहले 2-3 बार पढ़ने के लिए बोला था कि आप जब पाठ समझे हैं, समझती हो गई है, समझ लिया है, तो फिर मैंने आपको बोला था कि पाठ को आपको 2-3 बार अच्छे से पढ़ना है और उसमें जो शब्द दिए हैं वो आपको आने ही चाहिए. यहाँ पे पहला शब्द है शासन की निशानी. वहाँ पे एक शब्द दिया है पाठ के अंदर राजमुद्रा. अच्छी व्यवस्था, तो अच्छी व्यवस्था के लिए शब्द था कि सुप्रबंध. अच्छी तरह से किया हुआ है तो वो शब्द था समुचित शब्द. ऐसे आपको उसके जवाब भी लिखने हैं. आगे का प्रश्न है मुहावरे का. जो मुहावरे का अर्थ मैंने पहले ही पीरियड में आपको दिए गए थे, वहाँ से भी आप ढूंढकर लिख सकते हैं. और 5वां प्रश्न है हमारा कर्तृवाचक संज्ञा. उसे पहचान कर लिखना है. तो कर्तृवाचक संज्ञा तो मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है, सो कि आपको वो आ ही गया होगा. तो पहला जो वाक्य है वो देखते हैं हम उदाहरण के रूप में. तो कि सम्राट ने पहरेदार को मारने का कारण बताया. तो यहाँ पे कौन सा शब्द है जो कर्तृवाचक संज्ञा है? तो कि पहरेदार. तो आपको ये शब्द जवाब के जो लिटी हमको मैंने दी है वहाँ पे लिखना है. ऐसे ही 4 वाक्य दिए गए हैं तो उसमें से जो शब्द कर्तृवाचक संज्ञा का है वो आपको लिखना है. आगे का हमारा प्रश्न है विशेषण का. तो विशेषण को हम पहले थोड़ा समझेंगे कि विशेषण आपको पहले पढ़ने में आ ही गया है, लेकिन मैं आपको पुनरावर्तन के रूप में थोड़ा उसके बारे में समझूती देती हूँ. तो चलिए विशेषण शब्द क्या है वो हम तो कि विशेषण शब्द क्या है, उसका अर्थ क्या है? तो उसका सामान्य अर्थ है विशेषता दर्शाता वाचक. वो विशेषता दर्शाता शब्द जो है उसे हम विशेषता वाचक शब्द बोलते हैं. संसार के प्रत्येक प्राणी, वस्तु या स्थान की कोई न कोई विशेषता होती है. जैसे कि मनुष्य अच्छा या बुरा होता है, काला गोरा, ऊंचा नीचा, पढ़ा हुआ लिखा हुआ या अनपढ़ होता है. कोई वस्तु है तो वो वस्तु सस्ती है या महंगी है, सादी है या रंग बिरंगी है, गोल है या लंबी है. फिर स्थान के बारे में हम देखें तो कि स्थान कोई ऊंचा है, नीचा है, सुंदर है, असुंदर है, साफ सुथरा है या फिर गंदा है.
तो इस प्रकार के जो शब्द है वो प्रत्येक संज्ञा की कोई ना कोई विशेषता अवश्य ही होती है। तो ये जो संज्ञा की विशेषता बताने वाले जो शब्द है उसे हम विशेषण कहते हैं। देखते हैं उदाहरण के रूप में हम तो कि यह पुराना किला है। किला तो है लेकिन कैसा है, तो कि पुराना है। किले की जो विशेषता है वो दर्शाता है पुराना शब्द। वहां हजारों दर्शक खड़े थे। तो दर्शक तो इतने सारे खड़े थे लेकिन कितने थे, तो कि हजारों दर्शक खड़े थे। ऑपरेशन में 2 घंटे लगे। ऑपरेशन किया, कुछ घंटे भी लगे, लेकिन यहाँ पे 2 शब्द दिया है कि 2 घंटे लगे। ये जो 2 है वो विशेषता दर्शाता शब्द है। कैसा सुहावना समय है। तो ये जो समय है वो समय कैसा है उसे दर्शाता है सुहावना शब्द। तो वो उसकी विशेषता दर्शाता है। ऐसे हमने शब्द देखे कि विशेषण अपने से संबंध रखने वाली संज्ञा का विशेषता दर्शाता है। विशेषण के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। वो यहाँ पे हमने 4 प्रकार दिए हैं कि ये जो है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो कि गुणवाचक, तो यहाँ पे गुण है, तो कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति है तो उसका जो भी गुण है वो गुण दर्शाता जो शब्द है उसे हम गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। लड़का है लेकिन लड़का कैसा है, तो कि अच्छा है, तो अच्छा ये शब्द है वो उसका गुण दर्शाता है। मंत्री है लेकिन कैसा है, तो कि चतुर है। यहाँ पे जो उदाहरण दिए है उसमें से कि चतुर लिखा हुआ है, तो ये जो चतुर है उसको उसका गुण दर्शाता शब्द है। आगे हम देखें तो कि संख्यावाचक विशेषण, तो कि पांडव है, पांडव को हम कितने होते हैं, तो कि 5 पांडव होते हैं, तो 5 शब्द है वो संख्या दर्शाता है। रोटी, तो कि आधी रोटी, पूरी रोटी, ऐसे शब्द हम यूज करते हैं। तो ये जो आगे हमने रोटी के आगे हमने जो शब्द यूज किया है आदि, वो उसका संख्या दर्शक विशेषण हुआ। आगे का है परिमाणवाचक विशेषण, तो कि गर्मी बहुत बड़ी है, बहुत है, गर्मी है लेकिन कितनी है, तो कि बहुत है। दूध है तो दूध कितना है, तो कि थोड़ा है। ये जो बहुत थोड़ा वो सब शब्द क्या दर्शाते हैं, परिमाण दर्शाते हैं। आगे है सार्वनामिक विशेषण। नाम के बदले जो हम शब्द का यूज करते हैं, जो भी शब्द का यूज करते हैं वो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे यही है कि लड़का है तो यह लड़का, यहाँ पे ये जो यह शब्द है वो सर्वनामिक शब्द है। बात, तो कोई बात, कोई शब्द है वो भी सर्वनामिक है। व्यक्ति, कौन, कौन व्यक्ति, तो वो भी सार्वनामिक विशेषण सूचक शब्द है। ऐसे हम देखें तो एक्सरसाइज में हम देखें तो विशेषण पहचान कर लिखना है हमें। तो यहाँ पे 5 वाक्य दिए गए हैं, तो 5 वाक्यों में से हमें विशेष विशेषण पहचान कर लिखना है। पहला वाक्य है, उसमें अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। तो यहाँ पे जो सम्राट है, सम्राट कैसा, कैसा है, तो कि अपराधी है। तो ये जो शब्द अपराधी है वो सम्राट की विशेषता दर्शाता है। दूसरे में हम देखें तो न्याय मंत्री राज्य की आंतरिक व्यवस्था ठीक करना चाहता था। व्यवस्था तो करना चाहता था लेकिन कैसी व्यवस्था करना चाहता था, तो कहते हैं कि आंतरिक व्यवस्था, अंदर की जो व्यवस्था है वो सुव्यवस्थित करना चाहता था। तो ये जो आंतरिक शब्द है वो विशेषण है। आगे देखें तो न्याय मंत्री की न्याय देने की प्रक्रिया प्रशंसनीय थी। न्याय मंत्री न्याय देने की प्रक्रिया तो करते थे लेकिन उसकी प्रक्रिया कैसे थी, तो कि प्रशंसनीय। ये जो प्रशंसनीय शब्द है वो विशेषण दर्शक शब्द है। आगे हम देखें तो शिशुपाल ने निर्भय होकर न्याय किया। ये जो निर्भय शब्द है, शिशुपाल ने न्याय तो किया है लेकिन कैसे वो उसने न्याय किया, तो कि निर्भय होकर, किसी से डरे बिना। तो ये जो निर्भय शब्द है वो विशेषण सूचक है। आगे हम देखें तो कि सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया। सम्राट के प्रति
उसने जरा भी नरम रुख जो है व्यवहार जो किया है वो व्यवहार कैसे किया था, तो कि नरम नहीं किया था, सख्ती से उसने पेश आया था। ये जो शब्द दर्शाया है यहाँ पे नरम शब्द, वो क्या है, उसकी विशेषता दर्शाता है कि उसने रुख जो व्यवहार किया था वो कैसा किया था उस सम्राट के साथ, तो कि नरम नहीं किया था, सख्ती से वो पेश आए थे। तो ये है विशेषण के शब्द। आपको ये विशेषण समझ में आ गए होंगे, पहले भी आप पढ़ ही चुके हैं, लेकिन ये सब मैंने फिर से आपको याद दिला दिए हैं। तो आगे हम जो भी प्रश्न देंगे तो वो सब आपको आ ही जाएंगे, आशा करती हूँ। चलिए आगे का हमारा टॉपिक है भाववाचक संज्ञा। तो हम भाववाचक संज्ञा के बारे में कुछ थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे विशेषण की थोड़ी माहिती ली और अब हम जा रहे हैं भाववाचक संज्ञा की ओर। तो भाववाचक संज्ञा क्या है, तो चलिए हम देखते हैं कि संसार में तरह तरह के सजीव और निर्जीव वस्तुएं हम देखते हैं, जैसे कि आकाश, धरती, सूर्य, चंद्र, पहाड़, नदियाँ, वृक्ष, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि। इन पर सहज ही हमारा ध्यान चला जाता है। विभिन्न स्थानों से हम परिचित हैं, ये सब स्थानों से तो हम परिचित ही है। हमारे मन में तरह तरह के भाव भी उठते हैं। इन सारे पदार्थों, प्राणियों, स्थानों और भावों का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, जैसे कि फूल, पुस्तक, नदी आदि विभिन्न पदार्थों के नाम हैं। आगे मनुष्य, गाय, सिंह, तोता, ये सब अलग अलग प्राणियों के नाम हैं। मुंबई है, बड़ौदा है, अहमदाबाद है, ये सब विभिन्न स्थानों के नाम हैं। हंसी, खुशी, बीमारी, बचपन, ये सब भाव और दशाओं के नाम हैं। तो व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का नाम सूचित करने वाला जो शब्द है उसे हम संज्ञा कहते हैं। आगे हम जाए तो ये जो चार वाक्य दिए गए हैं और नीचे लाइन भी की गई है, तो हमें ये शब्द को पहचानने हैं कि अशोक अमिता से पराजित हो गया। अशोक शब्द है वो एक पुरुष का नाम दिया गया है और अमिता जो शब्द है वो एक स्त्री का नाम है और ये दोनों व्यक्ति के नाम हैं। दूसरे वाक्य में हम देखें तो गेहूं और सोने के भाव बढ़ रहे हैं। गेहूं और सोना ये जो द्रव्यों के अलग अलग द्रव्यों के नाम हैं। तीसरे वाक्य में हम देखें तो हमने गुजरात के गिरिवन में सिंह देखे। ये सब ये जो गुजरात और गिरिवन है वो क्या है कि अलग स्थान का नाम दिया गया है। सिंह है वो एक प्राणी का नाम है। बचपन से ही उसके दिल में बड़ी बड़ी आशाएं थी, तो ये जो बचपन और आशाएं शब्द है, वो बचपन शब्द है वो अवस्था यानी कि उसकी दशा का नाम है और आशा शब्द है वो मन का भाव सूचित करता शब्द है। ये सारे शब्द किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था या भाव के नाम हैं, इसलिए यह सब संज्ञा शब्द है। आगे हम देखिए तो संज्ञाओं के अलग अलग प्रकार होते हैं। अलग अलग प्रकार है, अलग अलग 5 वर्गों में उसे बांटा गया है। ये 5 वर्ग क्या है, तो कि जाति, व्यक्ति, भाव, समूह और पदार्थ के आधार पर निश्चित किए गए हैं उनके वर्ग। तो इस वर्गीकरण के अनुसार 5 प्रकार की होती है संज्ञाएं। पहली है जातिवाचक संज्ञा, दूसरी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरी है भाववाचक संज्ञा, चौथी है समूहवाचक संज्ञा और पांचवी है द्रव्यवाचक या फिर पदार्थवाचक संज्ञा है। तो इसमें हम देखें तो पहला है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो कि किसी वस्तु, प्राणी या क्या स्थान के पूरे वर्ग को बोध कराती है, पूरा वर्ग ले लेती है। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य पूरी मनुष्य की जाति को कवर करता है ये शब्द। स्त्री है तो पूरी स्त्री जाति, लड़का, लड़की, गाय, नदी, पहाड़, पुस्तक, शहर, गांव आदि, ये सब जातिवाचक संज्ञाएं। आगे हम देखें तो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी या स्थान का बोध कराती है।
जैसे राम व्यक्ति का नाम है, गिल्लू वो कोई प्राणी का नाम दिया गया है यहाँ पे, अहमदाबाद ये स्थान का नाम दिया है। ये सब शब्द अपने वर्ग के किसी विशिष्ट नाम को सूचित करते हैं। आगे हम देखें तो कि भाववाचक संज्ञा मन के भावों, प्रसंगों और अवस्थाओं यानी कि दशाओं का बोध कराता है। सुख, दुख, उत्साह, प्रसन्नता ये सब अंदर के भाव है वो दर्शाते शब्द हैं। विवाह, जन्म, मरण ये सब प्रासंगिक शब्दों का नाम है। बचपन है, जवानी, बुढ़ापा, बीमारी ये सब अवस्थाएं दर्शाते शब्द हैं। आगे हम देखें समूहवाचक संज्ञा। आगे हम देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। वस्तु, प्राणी, मनुष्य ये सब समूह का बोध कराती है। जैसे कि ढेर, वस्तु किसी वस्तु का समूह दर्शाता है। ढेर सारे ऐसे बोलते हैं, शब्द का यूज हम ऐसे करते हैं। भीड़ है तो वो मनुष्य का समूह जो है उसे हम भीड़ कहते हैं। झुंड है तो पशु पक्षियों का जो झुंड होता है उसके बारे में हम ये शब्द यूज करते हैं। इस प्रकार गुच्छा है, चाबियों का गुच्छा ऐसे बोलते हैं हम। सेना, गड्डी, राशि ये आदि जो शब्द है वो समूहवाचक संज्ञाएं दर्शाते हैं। आगे देखें पांचवा हम प्रकार की द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। धातुओं, खाद्य वस्तुओं, पेय पदार्थों या वस्त्राभूषण के पदार्थों का बोध कराती है ये। जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा ये सब धातुएं हैं। और गेहूँ, चावल, दूध, तेल, पानी ये सब खाद्य पदार्थ है, पेय पदार्थ का नाम है। कपास है, जूट है, रेशम है ये सब वस्त्र है। ऐसे धोती, साड़ी, कमीज ये भी वस्त्रभूषण के ही उदाहरण के रूप में दिए गए शब्द है कि ये शब्द द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञाओं का सूचन करती है। आगे हम देखें तो जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में अंतर क्या है। तो कि जातिवाचक संज्ञा है वो व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान की जाति को सूचित करती है। जैसे कि आदमी है, कुत्ता है, बगीचा है। जातिवाचक संज्ञाओं को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन ये जो भाववाचक संज्ञा है उससे विपरीत है। वो क्या है कि मन के भाव है, जीवन की जो दशा है, अवस्था है, अदृश्य वस्तु है उसको सूचित करती है। जैसे कि हर्ष, उल्लास, उत्साह, उदासी के भाव जो है, गरीबी अमीरी है, बीमारी है वो जो दशा के भाव है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा ये जो अवस्थाएं हैं, हवा, आत्मा, ईश्वर आदि ये जो अदृश्य वस्तुएं हैं उस जो भाववाचक संज्ञाओं का हम केवल अनुभव कर सकते हैं। हम उसे देख या छू नहीं सकते हैं। लड़के को भी हम देख और छू सकते हैं पर लड़कपन को हम देख और छू नहीं सकते। जैसे हम यहाँ पे देखें तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है कि जातिवाचक संज्ञा से बनाई जाती है भाववाचक संज्ञाएं। बच्चा यहाँ पे जो वाक्य दिए हैं उसमें वाक्य में हम देखें तो वह अब बच्चा नहीं रहा है कि उसका बचपन बीत चुका है। तुम आदमी को देखते हो, मैं आदमियत का पुजारी हूँ। वह बड़ा पंडित है, वह अपने पांडित्य के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे शब्द हम देखें तो कि बच्चा, बचपन, आदमी, आदमियत, पंडित, पांडित्य ये जो शब्द है उसमें कुछ कुछ प्रत्यय लगा के अलग अलग शब्द बनाए गए हैं। तो बच्चा है, बच्चे में जो पन प्रत्यय है वो लगाया तो बचपन शब्द बना है। ये भाव का सूचन करता है। दूसरे में हम देखें तो आदमी शब्द है, इसमें ईयत प्रत्यय लगाया तो दूसरे वाक्य में हम देख सकते हैं आदमीयत भाववाचक संज्ञा बनती है। ऐसे ही पंडित वो जातिवाचक संज्ञा है तो त्य प्रत्यय लगा के हमने पांडित्य का शब्द बनाकर भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। तो विशेषण से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है। हमने आगे विशेषण वाला जो टॉपिक था वो मैंने आपको समझाया है कि लड़का यहाँ पे राम नाम का लड़का है तो वो लड़का कैसा है तो कि अच्छा है। जो अच्छा है वो विशेषण शब्द है। तो कि दूसरे वाक्य में दिया है कि राम की अच्छाई से सभी परिचित है। अच्छा और अच्छाई। दूसरे वाक्य में हम देखें तो ऊंचा, हिमालय ऊंचा पर्वत बताया गया है और हिमालय अपनी ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध बताया है। तीसरे में हम देखें तो वह सादीलाल बहुत सज्जन थे। सादीलाल की सज्जनता की सब तारीफ करते थे। तो यहाँ पे जो शब्द है अच्छा शब्द विशेषण का है। दूसरे वाक्य में
आई प्रत्यय जोड़कर अच्छा शब्द से अच्छाई शब्द बनाया गया है, वो जो भाववाचक संज्ञा है। दूसरे में हम देखें तो कि ऊंचा शब्द है, आई प्रत्यय लगाकर ऊंचाई शब्द बनाया गया है, वो भी भाववाचक संज्ञा है ऊंचाई। तीसरे में हम देखें तो सज्जन व्यक्ति जो है उसकी विशेषता दर्शाता शब्द है, जो शब्द में हमने ता प्रत्यय जोड़ के सज्जनता शब्द बनाया है। ऐसे हम अलग अलग विशेषण के शब्द से भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। अकेला तो अकेलापन, खुश तो खुशी, खूबसूरत है तो खूबसूरती। ऐसे अलग अलग उदाहरण हम देख सकते हैं यहाँ पे, जो अलग अलग भाववाचक संज्ञा के शब्द बनाए गए हैं। आगे हम देखें तो कि क्रिया से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है। यहाँ कमाता शब्द है, और दूसरे में दिया है कमाई शब्द, कमाता वो जो क्रिया है उससे आगे कमाई शब्द बनती है। दूसरा है पता नहीं, यहाँ से कब छूटेंगे, छूटेंगे वो जो क्रिया सूचक शब्द है, और दूसरे में छुटकारा शब्द दिया गया है, वो भाववाचक संज्ञा का शब्द है। तीसरे में हम देखें तो इतना चिल्लाते क्यों हो, और दूसरा शब्द दिखते हैं तो कि वो इतनी चिल्लाहट क्यों मचाते हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कमाता क्रिया शब्द है और कमाना धातु से बना है। तो आगे दूसरे शब्द में हमने देखा कि कमाई शब्द बना हुआ है, वो भाववाचक संज्ञा है। कमाना धातु का अंत्य वर्ण ना हटाकर उसमें आई प्रत्यय जोड़ने से हम कमाई शब्द भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। दूसरे में हमने देखा तो छूटेंगे वो क्रिया शब्द है, तो हमने ना शब्द हटाकर कारा शब्द का यूज किया, कारा प्रत्यय का यूज किया है, तो वो जो शब्द बनता है भाववाचक संज्ञा का, वो है छुटकारा। आगे हम देखें तो चिल्लाते वो क्रिया शब्द है, चिल्लाना धातु से बना हुआ है। चिल्लाना धातु का अंत्य वर्ण हमने वो जो लास्ट वाला ना है वो निकाल दिया है और आहट प्रत्यय लगा दिया है, जोड़कर उसे बनाया है शब्द चिल्लाहट, वो शब्द बना है। तो चिल्लाहट वो भाववाचक संज्ञा का सूचन करता है। चलिए हम आगे हम देखें थोड़ा कि भाववाचक संज्ञा का जो शब्द है वो कौन सा है। जो यहाँ पे वाक्य आपको स्वाध्याय के रूप में मैंने लिखे हैं, आपको पहचानना है कि ये सब वाक्य में भाववाचक संज्ञा सूचक शब्द कौन सा है। यहाँ पे पहला वाक्य है कि तत्काल उसका सुझाव मान लिया गया। तो यहाँ जो सुझाव शब्द है वो क्या दर्शाता है हमें, तो वो दर्शाता है भाव सूचक शब्द, वो भाववाचक संज्ञा का सूचक है। आगे हम देखें तो हम गौरा की उज्ज्वलता देखते ही रह गए। उज्ज्वलता शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा को सूचित करता है। आगे हम तीसरा वाक्य देखें तो उसकी आंखों में अनोखा विश्वास झलकता था। तो जो अनोखा शब्द है, विश्वास शब्द है, हम देखें तो इसमें कौन सा भाववाचक संज्ञा का शब्द तो है वो विश्वास शब्द। विश्वास को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन उसको महसूस कर सकते, अनुभव कर सकते हैं उसका, वो है भावसूचक शब्द। उस पशु को मनुष्य से यातना ही प्राप्त होती है, यातना यानी कि दुख। तो ये दुख है वो जो भाव दर्शाता शब्द है, तो यातना शब्द है वो भाववाचक संज्ञा का सूचित करता है। पांचवा शब्द वाक्य है तो वो है अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता भूल गए। पशु और पक्षी को भूल जाने की बात की गई है, लेकिन वो क्या भूल जाते हैं तो कि उसकी लघुता, वो जो हम देख ही नहीं सकते उसका तो सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। तो ये जो शब्द है वो लघुता वो भाववाचक संज्ञा का सूचित करता है। आगे हम देखें तो छठे वाक्य में कि मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता तैरने लगती थी। आपको यहाँ तो पता ही चल गया होगा कि यहाँ भाववाचक संज्ञा सूचक शब्द कौन सा है। हाँ, क्या है, प्रसन्नता। ओके, चलो तो फिर ये जो प्रसन्नता है वो उसका तो हम अनुभव ही कर सकते हैं ना,
तो ये भाववाचक संज्ञाएं जो है, जो भाववाचक संज्ञा सूचक शब्द है, वो उसे तो हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, उसे छू नहीं सकते, उसे देख नहीं सकते, उसका जो भाव है वो हम अनुभव कर सकते हैं। आपको इसके बारे में समझ आ ही गया होगा। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको यहाँ भाववाचक संज्ञा के बारे में कुछ थोड़ी बहुत समझूती दी है, जो आपने पहले भी ये पढ़ा ही है। और आगे हम देखें तो जो भी आपको व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, वो आपको नोटबुक में अच्छे से, ये जो स्वाध्याय मैं देने वाली हूँ, उसको आप अच्छे से एक बार अपने नोटबुक में लिखेंगे। चलिए आगे का सेशन के लिए हम फिर मिलेंगे। अब तक जो भी मैंने पढ़ाया है वो सब आप एक बार ज़रूर फिर से पुनरावर्तित करेंगे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।